नमस्कार। मैं धनंजय कुमार और हमारे साथ हैं प्रफुल्ल कोलख्यान। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। जब प्रफुल्ल भाई सुबह में होते हैं तो वो गुरुवार का दिन होता है, और गुरुवार का दिन जो है हमारे लिए है कहानियों का दिन है। हम कहानियों पर बात करते हैं और लगातार हम प्रेमचंद की कहानियों पर बात करते हैं। प्रेमचंद खास करके हिंदी जगत के ऐसे कथाकार हैं, ऐसे उपन्यासकार हैं जिनका कोई जोड़ नहीं है। और आज भी, इतने साल बाद भी, कई दशक बीतने के बाद भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक हैं। और मुझे लगता है जब तक गांव और गांव का समाज हमारे देश में रहेगा, प्रेमचंद प्रासंगिक रहेंगे। जो बच्चे शहरों में रहते हैं, जिन्होंने गांव नहीं देखा है, उनके लिए प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद का उपन्यास एक जिसको कहते हैं कि सिनेमा की तरह है, या कहिए डॉक्यूमेंट्री की तरह है, या कहिए दस्तावेज की तरह है। और मंगलवार को जो हमने एक कार्यक्रम रखा हुआ है, जो प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर के साथ हम करते हैं, इस सप्ताह से हमने वहां भी प्रेमचंद की चर्चा छेड़ी है। क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही प्रफुल्ल भाई कि प्रेमचंद का मूल्यांकन उस तरीके से नहीं हुआ है। खास करके जो हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार जिसको माना जाता है, जिन लेखकों को माना जाता है, द्विवेदी जी ने कबीर को आधार माना, और शुक्ल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है तुलसी को आधार माना। लेकिन प्रेमचंद को किसी ने आधार नहीं माना, जबकि प्रेमचंद ज्यादा प्रासंगिक हैं और ज्यादा मजबूत आधार हैं। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहे, और खास करके जो जो जिस तरीके से हमारे देश में आज भी, आजादी के समय हो या आजादी के बाद का समय हो या आज का समय हो, ये जो सांप्रदायिकता जो है बहुत विकराल जहर के तौर पे हमारा सामने है। और प्रेमचंद ने सबसे ज्यादा इस इन बिंदुओं को उठाया है। शुरुआत में वो उर्दू में लिखते रहे। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उर्दू को लेकर के कहा था कि वो उर्दू सीखने वाले जो है वो कठमुल्ले होते हैं। प्रेमचंद कठमुल्ले नहीं थे। प्रेमचंद भी उर्दू उर्दू में लिखते थे। उनका पहला उपन्यास भी था, बाजारे हुस्न नाम से छपा था, जो बाद में सेवा सदन नाम से हिंदी में उपन्यास आया। और प्रफुल्ल भाई, मैं खास के जिक्र इसलिए कर रहा हूँ आज कि जी। सेवा सदन पे जो एक फिल्म बनी है हिंदी में हाल में, बाजारे हुस्न नाम से, उसकी पटकथा मैंने लिखी थी, उसमें एसोसिएट डायरेक्टर अरे मैं वाह। रहा। तो इसलिए प्रेमचंद को, और जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने प्रेमचंद पे काफी काम किया है। उनके कई उपन्यासों पर डीडी में, दूरदर्शन में सीरियल बनाया। तो आज हम जो है जिस कहानी पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उस कहानी का नाम है ईदगाह। आप जानते हैं ईदगाह प्रेमचंद की बेहद चर्चित कहानी है। ये हम लोग कोर्स की किताब में पढ़ चुके हैं। प्रफुल्ल भाई, शायद आपने भी पढ़ी होगी जी ये कहानी। जी जी जी। और ये कहानी बताया जाता है कि 1933 में लिखी गई थी, और अगस्त में जो चांद पत्रिका थी उसका जो अंक था, अगस्त का अंक, उसमें ये कहानी प्रकाशित हुई थी 1933। और इसमें ईदगाह जो है वो जाहिर है पूरा ईद का समय, और वहाँ जो ईदगाह में जमा होते हैं ईद के दिन, रमजान महीने के आखिरी दिन, तो बड़ा भारत के लिए या मुस्लिम समाज के लिए बेहद जो है उल्लास वाला समय होता है। और खास करके भारत के समाज में तो बड़ा रहा है। और जिस तरह का कहानी का परिवेश है, आम ग्रामीण जीवन को जिस तरह से लिया है, उसके बैकग्राउंड में ये भी है। प्रफुल्ल भाई बोलेंगे, आप ही बोले जा रहे हो। नहीं नहीं, आप अच्छा। ग्रामीण बैकग्राउंड जो है उसमें ज्यादातर मुस्लिम जो हैं वो, ज्यादातर मुस्लिम जो है गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनके पास जमीन जायदाद कम है। और उन मुसलमानों की पीड़ा जो है ईदगाह में दिखाई पड़ती है। हालांकि हामिद जो मुख्य प्रोटेगनिस्ट है इस कहानी का, हामिद के माध्यम से उन्होंने रखा है। उसमें ढेर सारी पीड़ाएं हैं, हमारे समाज का भी उल्लेख है, और उस समय कैसा समाज था उसका भी वर्णन है। शुरुआत में करता हूँ। प्रफुल्ल भाई ये कहते हैं, शुरुआत ही जो कहानी की है
रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाव। पहले ये जो ईद का पूरा प्रसंग जी रख जी दिया इन्होंने, ईद के समय क्या होता था, क्या सुंदर वर्णन है कि और जो है देखिए आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ने में। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, तो मौसम का भी जिक्र है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, 3 कोस का पैदल रास्ता। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उसके हिस्से की चीज है। ये बड़ी जबरदस्त लाइन है। बच्चों ने वो जो रमजान में जो रोजा रखने का रिवाज है, वो रोजा एक रखा, वो दोपहर तक का रखा, लेकिन वो ईद पे बड़ा खुश है और ईदगाह जाना है उसको। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन, सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्रेमचंद कह रहे हैं ये तो सेवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल लें तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। क्या मुहावरा है, सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, खुश होकर फिर रख लेते हैं, क्योंकि ईदी मिली है बच्चों को। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। ये भी है कि वो पैसे का जमाना था, आज पैसे तो बोलते हैं लेकिन पैसे दिखते नहीं है लोगों को, बच्चों को। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। अब इसके बाद ये सब, ये पूरे गांव का वातावरण खड़ा कर दिया कि ईद के समय क्या वातावरण है गांव का, बच्चों का। अब उसके बाद वो प्रफुल्ल भाई वो अपना कैरेक्टर खड़ा करते हैं, हामिद जो हीरो है, उसको उसको लाते हैं वो। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद को भीड़ में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, अलग से उसका लाया। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वो 4 5 साल का सूरत गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। देखिए उस समय के हिसाब से, मतलब जॉन्डिस हो गया होगा माँ को, पिता को हैजा हो गया, माँ को जॉन्डिस हो गया, माँ बाप सब मर गए। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए, उसको बता दिया गया कि अब्बा जान उसके रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा, अब आगे प्रेमचंद लिखते हैं कि आशा तो बड़ी चीज है, फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत पर्वत बना देती है। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। तो इतना पहले हम चर्चा कर ले, से बच्चों की दुनिया जो है बड़ी कमाल खड़ी की है। जी प्रफुल्ल भाई। जी, सभी साथियों को नमस्कार। और बहुत अच्छे तरीके से आप इसे प्रस्तुत कर रहे थे। मैं तो मुग्ध हो गया आपकी प्रस्तुतीकरण पर। बात मुझे तो आपका सामने में प्रभाव वो है। सब कुछ
मुझे तो सब कुछ वो सामने में घटित होता हुआ दिख रहा था। देखिए, प्रेमचंद को समझना सचमुच में मुश्किल है, क्योंकि जो जटिल है उसकी व्याख्या हो सकती है। अभी आपने जगदीश्वर सर की चर्चा की, तो मैं भी जानता हूं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी, थोड़ा बहुत विद्वान आदमी है। लेकिन प्रेमचंद पर अगर चर्चा नहीं हुई है तो इसका दोष उनके गुरु नामवर जी सिंह पर पड़ ही जाता जाता है। है। जी, बस रामविलास शर्मा पर भी जाता है। उसका कारण है क्योंकि प्रेमचंद इतने सहज हैं कि प्रेमचंद को खोलना आजादी के आंदोलन को समझना है। मैं बार बार फिर इसको दोहराता हूँ, अपने अंतर विरोधों को समझना है और अपनी असुविधाओं को मोल लेना भी है। प्रेमचंद की कहानियों की, और मैं कई सवाल अक्सर उठाता हूं कि प्रेमचंद की कहानियों में स्कूल की चर्चा बहुत कम है, स्कूल जाते हुए बच्चे बहुत कम है। प्रेमचंद के पात्र अधेड़ किस्म के होते हैं, उसके अपने कारण हैं। प्रेमचंद के उन कारणों पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी इतना बता दूं कि ये ईदगाह कहानी उन बिरला कहानियों में है, न सिर्फ प्रेमचंद की बल्कि पूरे हिंदी जगत की कर लीजिए। बांग्ला में एक दो कहानियां हैं, लेकिन पूरे हिंदी जगत की जो कहानियां उनमें जिसका मुख्य पात्र जैन जी है। आज के जेन शब्दावली अल्फा, में बल्कि कहिए जेन अल्फा है। हाँ, जैन अल्फा कह सकते हैं। 4-5 साल का तो जिक्र कर रहे हैं, 4-5 साल का है वो हामिद। बिल्कुल। नहीं, वो उससे ज्यादा का है। वो प्रेमचंद का अंगणित थोड़ा कमजोर था, तो 5 साल का बच्चा अकेला नहीं जाएगा। जो भी हो, तो प्रेमचंद इस तरह से कई जगह लिखे हैं। तो वो जैन अल्फा ठीक है, मतलब उसकी एक उम्र है कि वो आगे जा सकता है, सोच सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, दूसरे को पराजित कर सकता है। उसके उम्र के तमाम बच्चे और भी हैं। लेकिन यह कहानी क्यों महत्वपूर्ण है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये कहानी 1933 में लिखी गई, जैसा कि आपने बताया अभी, और चांद पत्रिका में छपी थी। चांद पत्रिका बहुत फेमस पत्रिका थी। उसका फांसी अंक कहते हैं लोग, इतिहास है चांद का फांसी अंक। कभी नेट वेट पर अगर होगा तो, मैंने तो नहीं खोजा है, मिले तो लोग देख लें। बहरहाल, तो इसमें जो त्योहार होते हैं वो गरीबों के लिए, जो लोग परिवार चलाते हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत भोग भी लाते हैं। इसमें भी अमीना एक जगह कहती है कि निगोड़े ईद को किसने बुलाया था। तो बच्चे उल्लास मैं में हैं। अब वो है, उस पे आएंगे, लेकिन पहले बच्चों वाले प्रसंग पे बात कर लीजिए, हाँ फिर हाँ वहां से दूसरा कैरेक्टर किस तरह शुरू करते हैं, वो हाँ बड़ा हाँ, मजेदार है। जी। हाँ नहीं, वो ठीक है, आप उस पर आइएगा, मैं तो सिर्फ संकेत कर रहा हूँ। तो वो कहने का मतलब ये था कि वो सभी का है। और इसमें जो पात्र हैं, जो भारत में 1933 में पाकिस्तान बन जाने की छाया भी सघन नहीं हुई थी। बातें चल रही थी, चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम एक हैं और अपने अपने तरीके से दो होकर के एक हैं। भिन्नताओं में अभिन्नता की स्थिति में समाज में जीते थे, और गांव में वो 3 कोस दूर बता रहे। तो 3 कोस दूर का मतलब हुआ 6 माइल। 6 माइल का मतलब आज हो गया काफी दूर बच्चों का आना। लेकिन उतनी जमीन हम लोग चल जा, हम खुद चले हुए हैं 5 कोस 6 कोस। मेरा ननिहाल 9 कोस था, तो मैं जाता था, हालांकि उस दिन लौट नहीं पाता था। हाँ, बहरहाल, तो ये अच्छी कहानी है। तो इसमें मैं आगे आपको चर्चा करूंगा। आप थोड़ी कहानी को बढ़ाएं, आप धनंजय जी। सर तो उस पर इसमें मजबूत। इसमें इसमें बच्चों की पहले ईदगाह, देखिए मतलब मैं इसको जिस तरह से कहानी प्रस्तुत की उसका जिक्र कर रहा हूं, मैं मुग्ध होकर के, कि पहले ईदगाह, मतलब ईद की खुशी कैसे गांव में है, क्या तैयारी है, बच्चों के एंगल से वो दिखाई गई। बच्चे किस तरह से हैं और बच्चे क्या क्या सोचा करते हैं, वो सारी चीजें हैं कि, और आगे बच्चों की दुनिया कैसी है वो भी दिखाया है। लेकिन उसके बाद अभागन अमीना, पहला शब्द उन्होंने लिया है कि अभागन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। बच्चा किलक रहा है हामिद, ईद की खुशी उसके सामने है, और उसकी दादी जो है वो अपनी कोठरी में बैठी रो रही है।
ईद पे जो खुशहाली है ये रो रही है। आज ईद का दिन है, उससे घर में दाना नहीं। आज आबिद होता, आबिद जो अमीना का बेटा है, हामिद का पिता है, तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? जो आपने कहा, बड़ी अच्छी लाइन है ये, कि किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद। मतलब देखिए, दुख इतना गहरा है कि सुख जो है और दुखी कर जा रहा है। सुख जो है, जो खुशी है, जो खुशी आई है, वो खुशी नहीं दे रही है, वो बल्कि और और दुखी कर दुखी कर रही रहे हैं। है। जी, ये कितनी बड़ी पीड़ा है, कितनी बड़ी त्रासदी है हमारे समाज की। इस घर में उसका काम नहीं। वो लिख रहे हैं कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, इस घर में उसका काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? जैसे हम लोग, क्या हिंदू में भी होता है ना कि जब होली के समय हमारे घर में कोई अपने बड़े मर जाते हैं तो वो होली मनाना छोड़ देते हैं लोग। तो इसमें वो भाव दर्द है। लेकिन उसे मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। तो इसके अंदर अंधेरा बच्चों है, की आशा। निराशा है दादी के अंदर, लेकिन उसके भीतर प्रकाश है, आशा है। ये बड़ा बढ़िया कंट्रास्ट खड़ा किया है हाँ, आगे प्रेमचंद ने उन्होंने लिख लिखा करके दिया। बच्चों की आशा। जी बच्चों की आशा दिन महत्वपूर्ण लेना। हाँ। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। जबरदस्त। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, अब दादी और पोते का संवाद है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। इंट्रोडक्शन के बाद हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। तो अम्मा को डर है कि छोटा बच्चा, जो आप बता रहे थे कि छोटा बच्चा अकेला जाएगा और आएगा, पैसे भी नहीं है कि उसको दें, खिलौना खरीदेगा, मिठाई खाएगा, सब बच्चे खिलौना खरीदेंगे, मिठाई खरीदेंगे, हमारे पास पैसे भी नहीं है कि इसको दें। तो इस गम में डूबी हुई है। तो बोलता है वो, लेकिन उसको लग रहा है कि दादी इसलिए मना कर रही होगी, या मना डर चुप है कि मैं जाऊंगा अकेला, क्या पता क्या होगा। खैर, अमीना का दिल कचोट जाता है, कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? मेला में अक्सर बच्चा खो जाता है, हिंदी सिनेमा में तो खूब, जो कुंभ का मेला है उसमें बच्चा खो जाया करता था, मनमोहन देसाई की फिल्म में खास तौर पे। नहीं, अमीना उसे यूं जाने नहीं देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? ये भी है। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगो मांगे का ही भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी, इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है, तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चुड़ीहारिन सभी आ जाएंगी। तो जैसे होली के मौके, दिवाली के मौके पर लोग आते हैं, वैसे ही ईद के मौके पर भी लोग आएंगे। तो ये कह रही है, किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। तो ये सब जो है अमीना के भीतर चल रहा, जो आप कह रहे थे कि निगोड़ी ईद क्यों आई। अब उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, गांव से मेला चला। गांव से बच्चे बड़े सब निकले ईदगाह चलने के लिए, और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार कर रहे। देखिए कितना जबरदस्त है। बच्चे ऐसे ही दौड़ के आगे निकल जाते हैं, और फिर जो है खड़े रह रुकते हैं पेड़ कहीं पर कि अभी आ जाएं तो चलेंगे, है ना? कितना जीवंत वर्णन है।
बच्चे सोच रहे हैं ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे इसके हैं। लिए हामिद, इसके लिए हिंदी में एक शब्द है, कुलाचे भरना। जैसे कुलाचे हिरन भरना, हिरन की कुलाचे तरह भरते, बच्चे कुलाचे भरना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कुछ बच्चे तो जो बकरे का जो बच्चा होता है ना, मेमना, बकरी का बच्चा, उसको भी देखिए। हमने तो देखा है कि हिरन तो हम लोगों ने नहीं देखा, अब बाद में आके हम देखा। बकरी। हम लोग के गांव में प्रफुल्ल भाई, बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा, यही सब देखने को मिलता था। वो भी उछलते थे बड़ा अलग तरीके से। वो भी एक तरह से कुलाचे ही कहिए। हामिद के पैसे, हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चार दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। तो बच्चों की पूरी दुनिया लेकर के चल रहे हैं प्रेमचंद। आगे है कि वो लोग जो है सब अपने अपने तरीके से आगे चले, तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। ईदगाह पहुंचने से पहले ये सब मेले में जो है शुरू हो गया। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। अब यहां से उन्होंने वर्णन किया है, बाकायदा चिमटा तक जाएंगे प्रफुल्ल भाई। आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयां कौन खाता। अब बच्चों के मन से चल रहा है, ये कहानी जी बच्चों जी। की तरफ से कही जा रही है। देखो ना, एक एक दुकानों पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। कोई बच्चा बोल रहा है, अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे। तो बच्चों की दुनिया में जो है माँ बाप जिन जिन्नात भी भर देते हैं, वो जिन जिन्नात भी आके खड़े हैं। कहानियां जो जो विरासत मिलती है, विरासत में जो कहानियां मिलती है, वो भी वो सुनाते करते चलते हैं वो। हामिद को यकीन न आया, पैसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे। क्योंकि हामिद को उसकी दादी ऐसी बातें नहीं सुनाती होगी, दुखी है वो, उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे देते। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। तो कहते हैं ना कि वो है फेमस, कि जिन जो है अगर देने पर आ जाए तो क्या अलादीन का जिन, क्या किसका, अलादीन का हाँ, जिन। अलादीन का चिराग से निकलता था जिन। जी। तो जिन की कहानियां तो है, तो बच्चों में है। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन ने कहा, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। क्या वर्णन है। हामिद कहता है, लोग उन्हें खुश कैसे करते होंगे। कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर दूं। मोहसिन कहता है, अब ये तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे। देखिए, उस समाज का भी वर्णन कर दिया है यहाँ पे। और चोर का नाम बता देंगे जो उस समय हुआ करता था, आज भी होता है। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका इतना सम्मान है। अब उसके बाद उसमें है कि पुलिस आ जाती है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं। लेकिन हमारा आगे बढ़ते हैं। और सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। पक्की जगत के नीचे जहां जाजम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, अक्सर ये कहते हैं लोग। तो यही है। अब उसके बाद है कि नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का दल इस विषय में बालकों से
कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों पर ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानें की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राज और बकी, भिस्ती और धोबिन और साधु। कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। तो सब बच्चे खिलौने लेते हैं, लेकिन ये जो है, इसके पास, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? तो सब खिलौने खरीदते हैं और उसमें तमाम बातें होती है। उसके बाद हामिद हामिद जो है खिलौनों की निंदा करता है। देखिए बच्चे के भीतर कैसे ये सब चीजें डली हैं, इसकी जरा व्याख्या आप प्रफुल्ल भाई करिएगा। इसमें कहते हैं कि हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को वो देख भी रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर अब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। लेकिन हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। उसे कहता कि ले खा ले तू भी, जैसा बोलता है। लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद को बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। तो बच्चों के जो हंसी ठट्टे होते हैं वो भी यहाँ है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन कहता है, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद कहता, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? समी कहता, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद कहता, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद कहता, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी बड़ी बुराइयां लिखी है। ये मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि हर चीज के पीछे एक दलील है। वो दलील आई कहाँ से? प्रफुल्ल भाई उसका जिक्र जरूर कीजिएगा। बच्चों भी ये दलीलें आती कहाँ से? मोहसिन लेकिन दिन में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद कहता है, इस समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। अब मिठाइयों की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकान आती है, और वहां से चिमटा वाला जो है और वहीं से वो चिमटा खरीदता है। लेकिन हामिद के पास है कि वो बच्चे सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। खुद सोच रहा है वो, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं कि रोज हाथ जला लेती। हामिद के साथी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो जो है चिमटा खरीदने के लिए रुक जाता है और दुकानदार से पूछता है, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ लेकर कर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है, बिकाऊ है कि नहीं? हामिद ने पूछा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं? कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो।
हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? वह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार कहीं घुड़कियां न सुना दे। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके क्या क्या आलोचनाएं करते। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा कर दो, गिरा कर दिखाओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चे की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना नहीं है। हामिद कहता, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो चिमटे की तारीफ और ये सारी चीजें, प्रफुल्ल भाई, ये बाल मन जी की जो है बड़ी बढ़िया उनका। हालांकि आपने सही कहा कि ये 5-6 साल के बच्चे, जो ऊपर शुरुआत में लिखा है कहानी में 4-5 साल के बच्चा है ये हामिद, लेकिन 4-5 साल के बच्चे में इतना बोलने वाला भाव मुझे भी नहीं लगता है आएगा। लेकिन 7-8 साल का हो सकता है, क्योंकि गरीब घर के बच्चे बहुत जल्दी देश समाज की, जो समाज की परिवार की चालाकियां हैं वो सीख जाते हैं। कैसे सीखते हैं प्रफुल्ल भाई, जरा इस पर प्रकाश डालिए। जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रेमचंद ने लिखा है 5-7 तो ठीक है, एक संख्या उन्होंने दी होगी, लेकिन यही है वो 8-12 साल के बच्चे हैं, 8 साल के, 12 साल के। देखिए, प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से बड़ों की कहानी कही है। पहली बात तो हमें ये समझनी होगी। एक इम्पोर्टेंट लाइन आपके प्रसंग में आया होगा, आपने कहा होगा या नहीं भी कहा हो, कि वहाँ एक कॉलेज आता है, उसका भवन की चर्चा है, और वहाँ बच्चे सवाल करते हैं कि यहाँ कौन पढ़ता है और पढ़कर वो क्या करते हैं। ये जो सवाल है, क्योंकि उस समय में प्रेमचंद ने एक टिप्पणी भी लिखी थी कि नौजवान जो कांग्रेस की बदौलत, कांग्रेस के आंदोलनों के कारण थोड़ी बहुत रियायत ब्रिटिश सरकार से पा रहे हैं, वे भी ब्रिटिश सरकार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यानी पढ़ा लिखा वर्ग हमारे समाज में क्या कर रहा है, और उस समय में छात्रों की क्या भूमिका थी, इस पर प्रेमचंद की अलग से टिप्पणी भी है। उसको भी लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि प्रेमचंद एक पत्रकार थे मूल रूप से, और साहित्य का उन्होंने माध्यम क्या था, अद्भुत संयोग है उस समय का। और पत्रकार, साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, सब कुछ थे हमारे समय के वो। इसलिए जिस समाज में प्रेमचंद है, उस समाज को कभी भी डरना नहीं चाहिए, खास करके जहाँ तक इसका विचारों की दुनिया है, भाव की दुनिया उसमें। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ, उसमें उन्होंने स्कूल की चर्चा की। अब देखिए कि ये ऐसे आपने कहा कहाँ से बच्चे सीखते हैं। अब सवाल यह बहुत पुराना विवाद है, ज्ञान और तर्क का स्रोत क्या होता है। फिलोसफिकल में ये बात सुकरात से चली आ रही है कि ज्ञान और तर्क का स्रोत क्या होता है, वो कहाँ से आता है। क्या वह किताबों से आता है, वह जीवन से आता है, वह परिस्थिति से आता है। और जो जिन्न जिन्नात की बात वो कह रहे थे प्रेमचंद यहाँ, वो अब और बाजार के संदर्भ में कह रहे थे, तो वो जो जिन जिन्नात यानी कि टका पैसा लेन देन के बारे में कह रहे थे, मैं बाजार से संदर्भ ये है, तो जो जिन जिन्नात है ना, कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में अदृश्य शक्तियों का जो योगदान होता है, अदृश्य शक्तियों के जो छल होते हैं, वे तमाम वहां पर भी सक्रिय होते हैं। ऐसी लोक कथाओं में बातें आती है। ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण कहानी क्यों है, क्योंकि बच्चे ने चिमटा खरीद लिया, इसलिए इसमें 2 पॉइंट है। आगे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 2 घटना और हुई। एक तो एक घटना हुई कि बुढ़िया अमीना जो है वो बच्ची अमीना हो गई, और उसके पहले जो बालक हामिद था वो एक बूढ़े हामिद में बदल गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज ऑफ जनरेशन जो है, और इसको देख करके मैंने जेन जी की बात कही थी कि कैसे उनका बच्चा बूढ़े में और बुढ़िया बच्ची में बदल गई अपने भाव प्रसंगों में अपने। और ये मेटामॉर्फोसिस नहीं है, ये उसके भिन्न जाति की एक चीज है, जहाँ पर जनरेशनल चेंज है। और यहाँ पर कोई जैविक अंतर नहीं होता है, लेकिन जनरेशन का अंतर होता है। तो प्रेमचंद ने उस भाव प्रसंग में इस बात को देखा उस कहानी में कि बच्चा बूढ़ों की तरह जब बात करने लगे और बूढ़े बच्चों की तरह बात करने लगे, तो उसमें एक तरह की स्थिति होती है। दूसरा देखिए, ये कहानी 1933 की है धनंजय जी, और 1936 में ये कहानी क्या है इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने
सौंदर्य के मेयार को, यानी कि खूबसूरती की कसौटी को बदल दिया था। 1936 में 2-3 घटनाएं हुई। पहली घटना ये हुई उस समय में, पहली दूसरी तो क्या कहें, उसमें एक घटना ये हुई थी कि कांग्रेस का वहां अधिवेशन हुआ था और किसान आंदोलन जबरदस्त हुआ था। तो वहां पर जो कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू जी ने नई शब्द, उसी में वो अध्यक्ष हुए थे 1936 के लखनऊ कांग्रेस में, वहां पर अधिवेशन में। तो उन्होंने कहा था नई सभ्यता की बात कही थी उन्होंने। उस समय में सभ्यता का संकट नहीं लिखा गया था, लेकिन प्रेमचंद जरूर महाजनी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे थे। सभ्यता का संकट तो रविन्द्रनाथ का है, तो उसको उन्होंने लिखा था समाजनी सभ्यता प्रेमचंद का है, जिसकी भूमिका बन गई थी या वो प्रकाश में आ गया था। तो जो भी हो, तो इसमें ये प्रेमचंद नए सौंदर्य बोध की तरफ बढ़ रहे थे। जो न्यू एस्थेटिक सेंस है, ब्यूटी नहीं, नया सौंदर्य बोध की तरफ बढ़ रहे थे। और वह जो कर्म सौंदर्य से जुड़ा हुआ था, तो उसके कारण ये कहानी महत्वपूर्ण है। और इस कहानी में जो उद्योग से जो काम बनता है, लोहा लक्कड़ आदि आदि का उस समय का, उसका प्रतीक है वो चिमटा। जो चिमटा आग को पकड़ती है, जो चिमटा खाने तक, रोटी तक सेकती है, आग भी उससे दे दो। आग का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फायर उसमें लिखा हुआ है कि जब चाहे आग किसी को दे सकते हो इससे। तो बहुत सारी चीजों का वह प्रतीक बन करके आया था। और 1936 में ही जब लखनऊ में ये हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन, जी हाँ, तो उसमें प्रेमचंद ने कहा था कि अब साहित्य को अपने हुस्न का मेयार बदलना चाहिए। और हुस्न का मेयार कैसे बयान, कि सौंदर्य बोध में परिवर्तन लाना चाहिए। फूल पत्ती मनोरम आदि वर्णन जो है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन नए सौंदर्य बोध को विकसित करना है। और उसके आर्थिक संदर्भों की बात कही थी, उसके खरीद फरोख्त के भिन्न आयामों की बात उसमें नहीं थी, जो 1933 में ही प्रेमचंद ने इसकी भूमिका रची थी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था, उसके तहत ये था। 1936 में मैंने नेहरू जी के कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही थी, उसमें भी नई सभ्यता की बात कही थी। तो कांग्रेस में जो नई सभ्यता थी, वह प्रेमचंद के साहित्य में नए सौंदर्य बोध तक तो बात आ गई। नई सभ्यता, नया सौंदर्य बोध और किसानों के नवजीवन का प्रकाश, ये जो चीजें थी 1936 की दो विश्व युद्धों के बीच में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसको ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रेमचंद की इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं, तो बच्चे का वर्णन जहाँ है, वहां सिर्फ बच्चे का वर्णन नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद बहुत सचेत लेखक थे। ये ठीक है कि जो बड़े लेखक होते हैं उसी तरह से लिखते हैं। आप टी.एस. इलियट इसी तरह से लिखते थे। क्या नाम है इनका, हमारे जो लियो टॉल्स्टॉय थे, उनकी बात मैं कर रहा था, वो इसी ढंग से लिखते थे। उनकी कहानियां इतनी ही सहज होती थी। तो कहानियों के पीछे मैं अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ प्रेमचंद का ही बात है। प्रेमचंद कहते थे कि सिर्फ मनोरंजन ही साहित्य नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मनोरंजन के बाद जो खत्म हो जाता है, मनोरंजन समाप्त होने के बाद जो समाप्त हो जाए, वह साहित्य नहीं है। साहित्य तब शुरू होता है जब वो कहानी खत्म होती है और कविता खत्म होती है, तब शुरू होती है। बड़े दुख की बात है आपने जो कहा जगदीश्वर जी की बात, कि प्रेमचंद तो बहुत लिखा नहीं गया है। जिसने लिखा उसका नाम है कमल किशोर गोयनका, और उसने कई वॉल्यूम में प्रेमचंद विश्वकोश लिखा। और लेकिन उनकी दृष्टि बहुत दूसरे ढंग की थी, क्योंकि प्रेमचंद को नगेंद्र ने भी लिखा, तो उन्होंने लिखा प्रेमचंद के बारे में कोई अच्छी राय नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट लेखक कहा था। और देखिए, चूंकि प्रेमचंद ग्रामीण समाज के थे, तो उनका दूसरा बोध था। प्रेमचंद के बाद जब आ गए लोग, जयनंद कुमार आ गए, अज्ञे आ गए। अज्ञे का नाम प्रेमचंद का दिया हुआ आप लोग जानते ही होंगे कि प्रेमचंद, अज्ञे का जो नाम अज्ञे है वो उन्हीं का, प्रेमचंद का दिया हुआ है। वो हुआ यूं था, एक सेकंड में कहूँ, कि जैनेन्द्र कुमार ने जेल से एक कहानी उनको जैनेन्द्र कुमार को मिली थी, जो जेल से आई थी, और वो कहानी उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने प्रेमचंद को दे दिया। प्रेमचंद ने नाम पूछा तो उनका नाम तो नहीं मालूम है, तो प्रेमचंद ने उसे अज्ञे के नाम से छाप दिया, कि जिसको जाना अभी नहीं जाना गया है। तो जब अज्ञे जी बाहर आए, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि जब ये नाम प्रेमचंद जैसे हस्ती ने मुझे दिया है, तो मैं अब इसी नाम को लेकर चलूंगा। तो ये नाम इस तरह से हुआ। तो उसमें कहानी के थीम भी बदले, जगह भी बदली। दूसरी बात है कि प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था। 1936 के ही अप्रैल में ये मीटिंग हुई थी। अक्टूबर आते आते शायद उनका देहांत भी हो गया प्रेमचंद का। तो एक ये हुआ। दूसरी बात ये थी कि प्रेमचंद की कहानी को पाठक खुद रस लेता है, और उस पर शोध तो बहुत हुए प्रेमचंद पर, लेकिन
वह काम नहीं हो सका जो काम निराला को लेकर के रामविलास शर्मा ने किया था। उनके पुंगांग पुंग उनकी जो आर्थिक व्याख्या, जैसे मैंने ये कहा कि प्रेमचंद ईदगाह के माध्यम से, हामिद के माध्यम से प्रेमचंद ने बड़ों की कहानी कही है, स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी कही है। तो ये जो बुढ़िया जैसे जैसे ही हामिद बूढ़े में बदल गया, इसका मतलब ये था कि वो जो बचपन था वो नई शक्ति को धारण करने के लिए तैयार हो गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण कहानी जी है, पाठकों से अनुरोध है कि वो कृपया इसको जी पढ़ें और जी इसका आनंद भी लें, रसबोध भी लें। जी, और कोई सवाल हो जी तो अगली कहानी में इस पर लिखना, तो अगली बार बिल्कुल मिलेंगे। जी जी। और अगला जो प्रसंग है पूरा, जो आपने कहा है बच्चा और बूढ़ा का, वो देखिए यहाँ पे है कि अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। 3 पैसे में दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, अपराधी कह रहे क्या, दादी ने डांट दिया, गड़बड़ कर दी। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? जब ये दृश्य जब आप पढ़ रहे हैं, आखिर वाला हामिद और अमीना और चिमटा वाला प्रसंग, तो मुझे याद आ रहा है प्रफुल्ल भाई, ये लो अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहस यशोदा लय उर कंठ लगायो, है ना? जी और जी जब अनूप जलोटा जी जब भजन सुना रहे होते हैं तो बताते हैं कि किस तरह से आंखों से झरझर आंसू बह रहा है, वगैरह वगैरह। तो वो दृश्य यहाँ उपस्थित होता है, और इसकी व्याख्या आप करें। नहीं, वो बिल्कुल, मैंने तो कहा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका, जो जेंडर, वो मेटामॉर्फोसिस नहीं है, उसमें जेंडर ट्रांसफर है, एज ट्रांसफर है, जनरेशन ट्रांसफर हो जाता है। जो बच्चा जो है वो बूढ़े की स्थिति में पहुंच गया, यानी कि वह बहुत सोच समझ कर बात कर रहा है। और जवाबदेह जो हो जाता पुराना है, वो जनरेशन, जवाबदेह हो जी जाता है, बिल्कुल। जी जी, तो ये ट्रांस जनरेशन है, जनरेशन का ट्रांस हो जाता है इधर से उधर ट्रांसफॉर्मेशन, हो जाता है। बिल्कुल हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल। नहीं कहेंगे, हाँ, ट्रांस कहते हैं, ट्रांस हो जाता है। हाँ, जो भी कहिए उसको, तो बिल्कुल। वो बच्चा, और वो इसी अ, माध्यम से आज़ादी की कहानी कह रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी की और भी व्याख्या हो सकती है, होती रही है, क्योंकि इस कहानी को आप अगर जोड़ेंगे तो प्रेमचंद का एक उपन्यास है करबला, तो करबला से जोड़ करके भी इसको देखना चाहिए, जो हम कभी देखेंगे और करेंगे इसको। तो जी, जी मैं तो चाह रहा था एक बार कि लिखूं एक कहानी को, गोदान एक प्रेम कथा लिखने का मैंने मन बनाया था, कुछ लिखा भी था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। तो जी जी ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, और आप तमाम साथी जो देख रहे हैं, जाहिर है आपको अच्छी लग रही है तभी देख रहे हैं। आप इसे और लोगों के साथ साझा कीजिए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।